कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच में घूम रहे एक जहाज से होती है, जहां एक आदमी रात के अंधेरे में अपने जहाज की जांच कर रहा था। पर तभी उसकी नजर जहाज की तरफ आ रहे एक बवंडर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो समझ गया कि ये कोई मामूली बवंडर नहीं था, क्योंकि उस बवंडर के अंदर कई सारे खतरनाक जानवर हवा के साथ घूम रहे थे। और अगले ही सेकंड हजारों साल पहले धरती पर घूमने वाले एक बड़े केकड़े ने जहाज पर आकर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हम इस हादसे से 10 घंटे पहले का समय देखते हैं, जब मैट नाम के एक साइंटिस्ट ने अखबार में इस बवंडर के बारे में पढ़ा, जिसकी शुरुआत खतरनाक बर्म्यूडा ट्रायंगल से हुई थी। पर यह कोई मामूली बवंडर नहीं था, क्योंकि ये अपने साथ समुद्र में मौजूद कई खतरनाक जानवरों को लेकर घूम रहा था। टीवी और अखबार में ये खबर पढ़ते ही मैट ने तुरंत फीमू नाम की एक कंपनी के मालिक ट्रेविस को फोन किया, जो खास तौर पर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में ही काम करती थी। उधर एक रेस्टोरेंट में पैमेला, टीना और पेपर नाम की 3 FBI एजेंट्स अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही थी, जहां उन्हें क्लाइव नाम के एक खूंखार अपराधी को अपने जाल में फंसाकर अरेस्ट करना था। लेकिन पेपर और टीना के वहां से निकलते ही पूरे शहर में कुछ अजीब से झटके महसूस हुए। उधर मैट ट्रेविस के साथ मिलिट्री डिपार्टमेंट में जनरल विल्सन से मिलने के लिए पहुंचा, जहां मैट ने अपनी रिसर्च दिखाते हुए विल्सन को बताया कि ये बवंडर किसी भी मामूली बवंडर से 4 गुना ज्यादा तेज घूम रहा है, जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर इसके साथ ही जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, वहाँ सालों पुराने जानवरों के अवशेष दबे हुए थे, जो अगर इसकी चपेट में आ गए तो हो सकता है कि दोबारा से जिंदा हो जाएं। और मैट के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इन खतरनाक जानवरों को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर इतना कुछ बताने के बाद भी जनरल विल्सन को मैट की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, और उन्होंने मैट और ट्रेविस को धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। पर इस शर्मिंदगी के बावजूद भी ट्रेविस को मैट की बात पर भरोसा था, और इसीलिए उसने मैट से वादा किया कि वो एक बार तो उसकी सरकार से बात जरूर करवाएगा, ताकि वो लोग अपने शहर को बचा सकें। उधर अपने प्लान के मुताबिक पैमेला उसी शाम होटल में क्लाइव से मिली, जिसने पैमेला को बिना जाने ही उसके साथ रात बिताने का ऑफर दे दिया। पर जैसे ही उनकी रोमांटिक डेट शुरू हुई, तभी पैमेला ने अपने साथियों को बुलाकर क्लाइव को दबोच लिया, जिसके बाद उन्होंने क्लाइव को अपना असली परिचय देते हुए उसे जेल जाने की तैयारी करने को कहा। और अब जब क्लाइव उनके हाथ लग गया था, तो पैमेला ने अपनी एजेंसी को फोन करके इस बारे में इन्फॉर्म किया, और साथ ही क्लाइव को ले जाने के लिए पुलिस फोर्स भेजने को कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बार फिर पूरे शहर में झटके महसूस हुए, और अब तक ये बात साफ हो गई थी कि ये झटके उस बवंडर की वजह से ही आ रहे थे। इसी वजह से FBI ने उन्हें बताया कि इस वक्त फोर्सेस भेजना नामुमकिन है, क्योंकि शहर की सभी सड़कें पानी से भर चुकी थी और बवंडर के बीच प्लेन्स भी नहीं उड़ाए जा सकते। इस खबर के बाद उन तीनों के पास क्लाइव को रात भर उसी होटल में रखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसी दौरान कैरन नाम की एक न्यूज रिपोर्टर, जो लगातार बवंडर को कवर कर रही थी, उसने समुद्र के किनारे पर जाकर उस बवंडर को अपने दर्शकों को दिखाने का फैसला किया। कैमरामैन ने उसे कई बार चेतावनी दी कि ये खतरे से खाली नहीं होगा, पर जल्द ही कैरन ने देखा कि इस बवंडर में कई खतरनाक जानवर मौजूद थे। और इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते, तभी एक बहुत बड़ी शार्क ने कैरन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लग गए। पर थोड़ी देर बाद उस बवंडर ने शहर में घुसकर चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। उधर मैट ट्रेविस के साथ पेंटागन जा ही रहा था कि तभी रास्ते में मैट ने बताया कि उसके पास इस बवंडर को तबाह करने का एक तरीका है, जिससे वो लोग कई जानें बचा सकते हैं। और अब तक ट्रेविस का इरादा पूरी तरह से बदल चुका था, और अब वो इस बवंडर को खत्म करने की बजाय इससे होने वाली तबाही के जरिए पैसे कमाना चाहता था। और अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए उसने मैट का सारा डेटा चुरा लिया, ताकि वो पेंटागन में कुछ दिखा ही ना पाए। और उसका ये प्लान सुनकर मैट ने उससे काफी मिन्नतें की, लेकिन ट्रेविस उसे रोड पर अकेला छोड़कर वहां से निकल गया। इधर चारों तरफ इसी बवंडर की बातें चल रही थी, और अब इसे मॉन्स्टराडो का नाम दे दिया गया था। उधर होटल के मेन गार्ड ग्रेडी ने सभी गेस्ट को होटल के अंदर ही रहने को कहा, क्योंकि बाहर चारों तरफ खतरनाक समुद्री जानवर घूम रहे थे। और उसकी इस चेतावनी के बावजूद भी कई सारे लोग जबरदस्ती होटल से बाहर निकल गए, और इन लोगों को देखकर अब पैमेला और उसके साथी भी अपने अपराधी को लेकर वहां से निकलना चाहते थे। पर ग्रेडी ने उन्हें किसी तरह से रोक लिया, जिसके बाद पेपर ने एक एक्स्ट्रा कमरे की मांग की, ताकि वो लोग क्लाइव को वहां कैद कर सकें। पर तभी लॉरा नाम की रिसेप्शनिस्ट ने उन तीनों से पूछा कि आखिर इसने किया क्या है, पर उसका ये सवाल पेपर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने तुरंत ही अपनी बंदूक लॉरा पर तान दी, जिसे देखकर लॉरा इतना ज्यादा घबरा गई कि वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी।
उधर मैट लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ी जिसे राक्षसों ने तबाह कर दिया। उधर होटल का मैनेजर डॉन भी वहां पहुंच गया था और अपने होटल में पुलिस को देखकर उसने तुरंत ही सारी बात जानने की कोशिश की। और जब ग्रेडी ने उसे पूरी बात बताई तो डॉन ने तुरंत ही पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन अब तक सभी कम्युनिकेशन लाइंस तबाह हो चुकी थी। लेकिन तभी उन लोगों की नजर दरवाजे पर खड़े मैट पर गई जो उन लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। और इधर ग्रेडी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया ताकि मैट के साथ साथ कोई जानवर भी होटल में ना आ जाए। पर इस खतरे के बावजूद भी डॉन ने मैट को अंदर आने दिया। पर मैट के अंदर आते ही केकड़े जैसे जानवर ने भी अंदर आने की कोशिश की, पर होटल का शीशा काफी मजबूत था और वो उस केकड़े को रोकने में कामयाब हो गया। अंदर आकर थोड़ा शांत होने के बाद मैट ने सबको बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वो इस मॉन्स्टर नाडो को रोकने के लिए उन सबकी मदद चाहता है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट केली ने उसे टीवी पर न्यूज दिखाई, जिसे देखकर मैट का कहना था कि ये बवंडर किसी भी नेचुरल तरीके से नहीं बना, बल्कि इसे बनाने के लिए किसी खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया में घूम घूम के तबाही मचाता रहेगा और आखिर में नॉर्थ पोल में जाकर शांत होगा ये। इसके बाद मैट और बाकी होटल का स्टाफ एक प्लान बनाने में लग गए। उधर पैमेला और उसके साथी ये सोचने में लगे हुए थे कि आखिर क्लाइव के साथ क्या किया जाए। पर तभी क्लाइव ने उन तीनों को इशारे से किसी की मौजूदगी के बारे में बताया और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस उनके शीशे से चिपका हुआ था। इसे देखते ही उन तीनों ने उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर मैट और बाकी के लोग तुरंत ही वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने पैमेला और उसके साथियों को यह एहसास करवाया कि उनकी चलाई हुई गोलियां ऑक्टोपस को मारने की बजाय सिर्फ शीशे को ही तोड़ सकती हैं, जिसके बाद किसी भी जानवर के लिए अंदर आना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग होटल बार में मिले, जहां मैट ने जल्द से जल्द सरकार से बात करने की बात कही, जिस पर पैमेला का कहना था कि वो लोग अभी सिर्फ रेडियो के जरिए ही बात कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। अब ग्रेडी को याद आया कि उनके पास एक छोटा रेडियो पड़ा हुआ था और वो तुरंत ही उसे ढूंढने चला गया ताकि मैट अपने दोस्त फ्लॉयड से बात कर सके, क्योंकि मैट ने उसके पास अपनी रिसर्च की एक कॉपी रखी हुई थी। पर मैट ये नहीं जानता था कि उसका दोस्त उस वक्त खुद पानी से भरी हुई रोड पर फंसा हुआ था जहां उसे चारों तरफ से शार्क्स ने घेरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर जनरल विल्सन भी अपने ऑफिस में फंसा हुआ था और अब उसे मैट की हर एक बात पर यकीन हो चुका था। इसीलिए उसने बाहर जाकर मैट को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो लोग इस बवंडर को किसी तरह से रोक सकें। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता तभी एक पंछी जैसा दिखने वाला खतरनाक जानवर उसके ऑफिस का शीशा तोड़कर उसे अपने साथ ले गया। उधर होटल में सभी लोगों ने रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर इसके लिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना जरूरी था। पर तभी क्लाइव ने मौका देखकर पेपर की बंदूक छीनकर उसे बंदी बना लिया, जिसके बाद वो ग्रेडी और उसके रेडियो को अपने साथ एक कमरे में ले गया क्योंकि वो उस रेडियो के जरिए अपने साथियों से बात करना चाहता था। पैमेला ने उनका पीछा करने की कोशिश तो की, पर क्लाइव दरवाजे को बंद करके 5वें फ्लोर पर चला गया। पर तभी केली को याद आया कि उस दरवाजे की एक चाबी रिसेप्शन काउंटर में पड़ी थी। पर जैसे ही वो चाबी लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसी वक्त कई सारे केकड़े उस सिक्योरिटी ग्लास को तोड़ते हुए होटल में घुस गए, जिसके बाद उन सभी के पास सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। सभी लोग अच्छे से बात समझ चुके थे कि वो उन खतरनाक जानवरों से ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकते और इसीलिए टीना ने वहीं रुककर उन केकड़ों का सामना करने का फैसला किया। जिसके बाद मैट ने उससे जानवरों की आंख में गोली मारने को कहा क्योंकि उनका बाकी शरीर आराम से कई गोलियों को झेल सकता था। पर जैसे ही टीना ने पहली गोली चलाई तो वो सीधा जाकर एक होटल स्टाफ को लग गई, जिसके बाद वो भी समझ गई कि अब उसके पास भागने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंची तो कई सारे केकड़ों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी दर्द भरी चीखों ने सीढ़ियों पर दौड़ रहे बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पैमेला अपनी साथी की मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी मैट ने उसे रोक दिया क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर क्लाइव ग्रेडी और पेपर के साथ कमरे में पहुंच गया था, जहां उसने ग्रेडी से आर्मी को कांटेक्ट करने को कहा क्योंकि वहां भी उसके कई साथी मौजूद थे और इसीलिए उसने पेपर को ये मैसेज भेजने को कहा। पर पेपर ने सिर्फ उसका मैसेज ही नहीं भेजा, बल्कि अब वो क्लाइव के साथ अपना रोमांटिक मोमेंट पूरा करना चाहती थी। और पेपर का ये ऑफर सुनकर क्लाइव तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन सही मौका मिलते ही पेपर ने दोबारा से क्लाइव पर हमला करके उसे अपने काबू में ले लिया
जिसके बाद पेपर बाकी लोगों को ढूंढने और मैट तक रेडियो पहुंचाने के लिए बाहर चली गई और उसने क्लाइव को संभालने की जिम्मेदारी ग्रेडी के हाथ में दे दी। लेकिन हॉल में पहुंचते ही पेपर को टीना की पिस्टल मिली, जिसके ठीक बगल में उसकी सरकटी लाश पड़ी हुई थी। और कुछ ही मिनटों बाद उस कमरे में एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल पहुंच गया, जिसके चलते पेपर को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद ही क्लाइव को वापस होश आ गया, जिसके तुरंत बाद ग्रेडी ने उसे एक चाकू की मदद से डराना शुरू कर दिया। और ग्रेडी अपने इस नाटक में इतना ज्यादा खो गया कि उसकी नजर शीशे पर मौजूद ऑक्टोपस के हाथ पर पड़ी ही नहीं, जिसने अगले ही सेकंड ग्रेडी को बाहर खींच लिया। उधर पेपर लगातार उस क्रोकोडाइल से भागने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो उससे छुपने के लिए बाथरूम में गई तो वो क्रोकोडाइल भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे मजबूरन सीढ़ियों की तरफ भागना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात अपने बाकी साथियों से हुई, जिन्हें देखते ही उसने बताया कि उसने क्लाइव से रेडियो छीन लिया था। पर जैसे ही वो उस रेडियो को मैट को देने लगी तभी उस क्रोकोडाइल ने उस पर हमला कर दिया। इधर पैमला अपनी साथी को बचाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी लोगों ने वहां से भागने का फैसला किया। रेडियो मिलने के बाद मैट ने अपने दोस्त फ्लॉयड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी भी इस होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, जिस पर डॉन ने उन्हें बताया कि इस होटल के नीचे कई सारी सुरंगें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल सिविल वॉर के दौरान किया जाता था। और खुशकिस्मती से उसके हाथ पर इन सुरंगों का मैप बना हुआ था। इसके बाद उन लोगों ने खुद को 2 ग्रुप्स में बांटने का फैसला किया, जिसमें पैमेला और डॉन का काम उन सुरंगों को ढूंढना था, और वहीं मैट और केली रेडियो के जरिए फ्लॉयड से बात करने की कोशिश करेंगे। अब उन चारों को ही जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना था, क्योंकि बाहर मॉन्स्टर नाडो ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई थी। थोड़ी देर तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार मैट किसी तरह से फ्लॉयड से बात करने में कामयाब हो गया, और उसने तुरंत ही फ्लॉयड को अपने बैग के बारे में पूछा, क्योंकि उस बैग में बवंडर को लेकर काफी सारी जानकारी थी, और साथ ही उसने कई कोड्स भी लिखे थे, जिनके जरिए वो टॉप लेवल सरकारी ऑफिसर्स से बात कर सकते हैं, ताकि फ्लॉयड वो सारी जानकारी सरकार तक पहुंचा सके। उधर सुरंग में डॉन को एक अजगर ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने पैमेला से उस सांप को गोली मारने को कहा। पहले तो पैमेला बहुत डरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सांप के ऊपर गोली चलाकर डॉन को आजाद करवा लिया। और इससे पहले कि डॉन अपनी नई जिंदगी की खुशी मना पाता, तभी हजारों मकड़ियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद सिर्फ उसका एक हाथ ही बचा था, जिस पर सुरंग के मैप का टैटू बना हुआ था। ये देखकर पैमेला बहुत ज्यादा डर गई थी, और अब उसके पास वहां से निकलकर मैट और केली के पास जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उधर मैट और केली भी एक सुरंग में घुस चुके थे, जहां उनका सामना कई सारी शार्क्स से भरे हुए एक रास्ते से हुआ। थोड़ी देर बाद पैमेला ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला और फिर डॉन के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, जिसके बाद उन तीनों ने एक साथ वहां से निकलने का फैसला किया। और ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ी शार्क ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस हमले की वजह से पैमेला के पैर में काफी चोट आ गई, जिसके बाद मैट और केली ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर पैमेला ने उन्हें वहां से भागने को कहा और साथ ही सुरंग से निकलने के बाद मिलने का वादा किया। पर उन दोनों के वहां से निकलते ही उस शार्क ने एक बार फिर से पैमेला पर हमला करने की कोशिश की, पर इस बार उसके सामने एक क्रोकोडाइल आ गया, जिसके चलते उसने पैमेला को जिंदा छोड़ दिया। उधर मैट और केली एक सुरंग के आखिर में पहुंच गए थे, जहां से मैट ने एक बार दोबारा से फ्लॉयड से बात करने की कोशिश की, जिसने उसे ये खुशखबरी दी कि उसने सारी जानकारी सरकार तक पहुंचा दी है और जल्द ही आर्मी उन सभी को बचाने के लिए आएगी। लेकिन फ्लॉयड का मानना था कि शायद तब तक वो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि कई सारी शार्क्स ने उसे घेरा हुआ है और पानी भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ पलों बाद ही अचानक एक शार्क ने छलांग मारकर फ्लॉयड को अपना शिकार बना लिया। ये सब देखकर अब मैट को पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी रिसर्च को पहले क्यों नहीं पब्लिश किया, पर केली का मानना था कि मैट ने वो सब कुछ किया जो उसके बस में था, और उसने ये कहते हुए मैट को गले लगा लिया। पर कुछ ही सेकंड बाद केली को एहसास हुआ कि उनका हक काफी टाइट होता जा रहा था, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक ऑक्टोपस ने अपने एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया था, और अगले कुछ सेकंड्स में ही वो उनका कचुम्बर बनाने वाला था। इसलिए मैट ने केली को तुरंत ही उस ऑक्टोपस को गुदगुदी करने को कहा, पर जब इस तरीके से बात नहीं बनी तो केली ने जोर से उस ऑक्टोपस के हाथ पर काट लिया, जिसके बाद उसने उन दोनों को ही आजाद कर दिया। लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस ऑक्टोपस ने दोबारा से केली को पकड़ लिया। मैट ने अपनी साथी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर उस ऑक्टोपस ने एक ही झटके में केली को बाहर खींच लिया। कई घंटों के अंधेरे के बाद आखिरकार सूरज उग गया था, लेकिन मॉन्स्टर नेडो अभी भी चारों तरफ तबाही मचा रहा था,
और इसी के चलते पूरे शहर में अलग अलग खूंखार जानवर घूम रहे थे। और कई घंटों की मशक्कत के बाद पैमेला भी उस सुरंग से जिंदा निकलने में कामयाब हो गई थी। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात मैट से हुई, जो अभी भी केली की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। और अब उसे ये भी लग रहा था कि उसकी रिसर्च भी ऐसे खतरनाक हादसे को नहीं रोक पाएगी। सच पूछो तो अब उनके पास भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी। इसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लग गए, जिस दौरान मैट ने बताया कि उसने हमेशा ही अपना सारा ध्यान और समय साइंस को ही दिया था, जिसके चलते वो कभी अपना एक परिवार नहीं बना पाया। पैमेला का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक FBI एजेंट होने की वजह से वो अक्सर अपने काम में ही बिजी रहती थी। अभी पैमेला अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी एक गोली सीधा आकर मैट के सर में लगी। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि क्लाइव ने चलाई थी, जो किसी तरह से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। और इसके बाद उसने पैमेला की पिस्टल उठाकर उस पर भी वार कर दिया, पर उसे ये एहसास नहीं हुआ कि गोली मैट के सर को सिर्फ छू कर निकल गई थी और वो अभी भी जिंदा था। पर अब क्लाइव पैमेला को सजा देना चाहता था और इसीलिए उसने पैमेला को बिना कपड़ों और हथियारों के जानवरों के सामने छोड़ने का फैसला किया। पर तभी मैट भी वापस खड़ा हो गया और क्लाइव ने ये देखकर अपनी बंदूक उन दोनों पर तान दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बंदूक में गोली खत्म हो चुकी है। जैसे ही मैट को इस चीज का एहसास हुआ तो उसने क्लाइव पर हमला कर दिया, जिसके बाद पैमेला ने भी अपनी बंदूक वापस उठा ली। ये सब देखकर क्लाइव एक बार फिर से सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, पर तभी एक ऑक्टोपस ने पीछे से क्लाइव पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मैट और पैमेला ने किसी ऊंची जगह पर जाने का फैसला किया, जहां से वो रेडियो की मदद से किसी से बात कर सकें। पर इस दौरान एक क्रोकोडाइल और एक ऑक्टोपस लगातार उनका पीछा कर रहे थे और ऊपर पहुंचने के बावजूद भी किसी ने उनके सिग्नल का जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर वो दोनों काफी उदास हो गए। अब वो मॉन्स्टर नेडो तेजी से उनके टावर की तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर उन दोनों ने ही अपनी किस्मत को अपना लिया, जिसके बाद वो शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एक एक करके उन जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जिन्हें देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और अब जल्द ही शायद उन दोनों को भी बचा लिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।